हाँ जी बच्चों, कैपिटल बजटिंग की लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ लॉजिक्स किए थे। सबसे पहले एक काम करो, स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 27 पे आओ। जैसे ही आप स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है कि एनुअल सेविंग कितनी है। एनुअल सेविंग है हमारी कितनी, 60,000 की। लाइफ दे रखा है आपको 4 ईयर, 4 साल का आपको लाइफ दे रखा है। साथ में आपको बच्चों IRR गिवन है, कितना है IRR, 15% का IRR है। साथ में आपको PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है 1.064। और आपको निकालना क्या क्या है, सबसे पहले निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, सेकंड निकालना है आपको इसके अंदर पे बैक पीरियड, थर्ड निकालना है बच्चों आपको इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और फोर्थ निकालना है आपको NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में एनुअल सेविंग दे रखा है कितना, 60,000 का। अभी सेविंग का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है कि हमारी कंपनी में कुछ केमिकल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, केमिकल वेस्ट, जिससे हम क्या बोल सकते हैं प्रॉपरली, केमिकल वेस्ट बोल सकते हैं। हमारी कंपनी में जब माल बनता है तो क्या निकलते हैं, केमिकल वेस्ट निकलते हैं। केमिकल वेस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब हो गया कि कोई खड्डा खोद के उसमें वो सारे केमिकल वेस्टेज है ना, हमें क्या करने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, ताकि उनका जो हार्म है वो एनवायरनमेंट को ना हो। हमें केमिकल वेस्टेज को क्या करना पड़ता है, डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। मान लेते हैं कि हमारी कंपनी में कुछ केमिकल वेस्टेज निकलते हैं, जिसको डिस्पोज ऑफ करने में हमें 60,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। हर साल 60,000 रुपये हमें खर्च करने पड़ते हैं उन केमिकल वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने में। अब मार्केट में एक मशीन आ गई। क्या आ गई, मार्केट में एक मशीन आ गई। उस मशीन में क्या होता है कि अगर हम हमारी कंपनी के जो केमिकल वेस्टेज हैं अगर उस मशीन में डालेंगे तो वो मशीन क्या करेगी, उन केमिकल वेस्ट को क्या कर देगी, अपने आप डिस्पोज कर देगी। मतलब कि गड्ढा खोद के बूंदने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मशीन आई है ना, मशीन में क्या करना पड़ेगा आपको, वो सारे केमिकल वेस्ट डालने। वो केमिकल वेस्ट उस मशीन में जाएंगे तो मशीन कुछ प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या होता है, सारा केमिकल वेस्ट ख़त्म हो जाता है। अब इस मशीन को लाने में मुझे खर्चा होगा, मशीन होगी 5-7 लाख रुपए की, खर्चे होंगे नहीं होंगे, 5-7 लाख रुपीज़ मेरे लग जाएंगे किस चीज़ पे, मशीन को लाने में। लेकिन बेनिफिट क्या होगा भाई, मशीन को लाने में 5 लाख रुपए लग जाएंगे, वो मेरा कैश आउटफ्लो है। लेकिन इस मशीन को लेने पे मुझे कैश इनफ्लो क्या होगा। पहले क्या हुआ करता था, पहले उस वेस्ट को हम क्या करते थे, डिस्पोज ऑफ करते थे। कितने रुपए लगा करते थे, 60,000 की कॉस्ट हुआ करती थी उस केमिकल वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ करने में। लेकिन मशीन लेके आ जाएंगे तो वो 60,000 रुपये का जो वेस्टेज हुआ करता था जिसको हम डिस्पोज ऑफ करते थे, 60,000 रुपये कॉस्ट आया करती थी, वो आएगी या बच जाएगी, बच जाएगी। जो मनी मैं बचा लूँगा इट्स लाइक ए कैश इनफ्लो। तो ये जो एनुअल सेविंग होती है ना, एनुअल सेविंग्स को कैपिटल बजटिंग में बच्चों कैश इनफ्लो ही बोलते हैं। मतलब कि इस प्रोजेक्ट में मेरा कैश इनफ्लो कितना है, 60,000 रुपये साल का है। लेकिन कैश आउटफ्लो कितना है वो गिवन नहीं है। लेकिन आपको क्या दे रखा है, IRR दे रखा है। क्या दे रखा है, IRR दे रखा है। क्लियर है, पक्का। अब मुझे बताइए कि बेसिकली IRR क्या होता है। IRR का मतलब याद है, वो डिस्काउंटिंग रेट जिस रेट से मैं अगर अपने कैश इनफ्लो की क्या कर दूँ, डिस्काउंटिंग कर दूँ, तो जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, कैश आउटफ्लो के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब NPV कितना होता है, 0 होता है। तो IRR वो रेट है जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के बराबर होते हैं। हर साल कैश इनफ्लो कांस्टेंट है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो कौन सी रेट पर, IRR पे जो कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आती है ना, वो किसके बराबर होती है, कैश आउटफ्लो के बराबर होती है। हाँ या ना, हाँ। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो IRR पे कैसे निकालोगे, हर साल पैसा आने वाला कांस्टेंट है,
तो 60,000 को तो कांस्टेंट ले लिया, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। आईआरआर की रेट कितनी है? 15%। लाइफ कितनी है? 4 साल। हमें क्या करना पड़ेगा? 15% का 4 ईयर का क्यूमुलेटिव फैक्टर निकालना पड़ेगा। इस बार क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये फैक्टर्स क्या हैं बच्चों? गिवन है। कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में? पढ़ेंगे ना, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फैक्टर्स कितने हैं? 15% पर, 14 पर, 13 पर और 12 पर। आपको डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अलग अलग फैक्टर जो है ना क्वेश्चन में आपको क्या कर रखे हैं बच्चों? दे रखे हैं। मिल गया? 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी, अब आपको क्या कर रखा है? डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स क्वेश्चन में दे रखे हैं। 15% का क्यूमुलेटिव फैक्टर 4 साल का आपको क्वेश्चन में गिवन है। कितना है बच्चों? 2.855 गिवन है। ये मेरा कैश इनफ्लो है। आईआरआर की जो रेट है वो 15% है। मुझे करना क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालनी है। किस रेट पर? आईआरआर पर। मैंने आपको बताया था कि आईआरआर का मतलब वो होता है कि आईआरआर इज दैट डिस्काउंटिंग रेट। आईआरआर का मतलब वो डिस्काउंटिंग रेट है एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो के क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो किस रेट पर? आईआरआर की रेट पे हमेशा कैश आउटफ्लो के बराबर होता है। तो मतलब कि ये 60,000 को मैं 2.855 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो सम निकल के आएगा ना वो किसके बराबर होगा? कैश आउटफ्लो। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालना है। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 171,300 हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सेकंड निकालना है क्या चीज़ आपको? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? 1 लाख रुपए जा रहे हैं, हर साल 25,000 आएंगे। पे बैक कितने साल में हो जाएगा? 4 साल में। सेम वही बात। जा कितने रहे हैं? 171,300। हर साल कितने आएंगे? वापस वही आएगा ना, 2.855 आया ना। तीसरी बात हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? डिस्काउंटिंग रेट होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्काउंटिंग रेट होती है और आईआरआर भी क्या होती है? डिस्काउंटिंग रेट होती है। बस अंतर ये होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डिस्काउंटिंग रेट पर एनपीवी पॉजिटिव में हो सकता है या नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन आईआरआर वाली जो डिस्काउंटिंग रेट होती है उस पर एनपीवी हमेशा 0 होता है। हमें क्या पूछा गया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया है। हाँ या ना? समझ रहे हो बात? हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा गया। एक बात बताइए, क्वेश्चन में आपको पीआई दे रखा है। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो बटा कैश आउटफ्लो। लेकिन सोच के बताना, जब हम पीआई निकालते हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो किस रेट पे निकाल जाते हैं? जब आप पीआई निकालते हो तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो किस रेट पे निकालते हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो जो ये निकलता है ना पीआई वाले टाइम, ये किस पे निकलता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकलता है। और क्वेश्चन बोलता है कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही चाहिए। हाँ या ना? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, पीआई कितना है? पीआई दे रखा है 1.064। ये कैसे निकलता है? अगर हर साल आने वाला पैसा कांस्टेंट हो तो ये कैसे निकलता है? जो आपका कैश इनफ्लो पर एनम है अगर ये कांस्टेंट हो तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर। कौन सी वाली रेट पर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। आईआर वाली पर नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली पर। ठीक है ना? डिवाइड किससे करते हैं? कैश आउटफ्लो कितना है? 171,300। अब एक काम करूंगा मैं, इसको पढ़ लेता हूँ। कैलकुलेटर ले 1.064 इंटू 171,300। ये पता है क्या सम आपको? कैश इनफ्लो पर एनम कितना है? 60,000। ये चीज़ निकालनी है ना मैं, तो 60,000 डिवाइड में आ जाएगा। सामने क्या बच के आ रहा है? 3.0। ये क्या चीज़ है? ये है क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर। किस रेट का?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देख के बताओ कहीं क्वेश्चन के अंदर किसी टेबल में ये क्यूमुलेटिव फैक्टर आपको दे रखा है क्या? ये क्यूमुलेटिव पी फैक्टर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको याद है टेबल होती है एक, इधर दे रखा होता है पीरियड। इस प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है? 4 साल या 3 साल? तो 1 2 3 4 चौथे साल में आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टेबल में ढूंढना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेसिफिकली दे रखा है, नहीं दे रखा होता तो मैं क्या करना पड़ता? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर की टेबल में 4 साल पे मुझे किसको ढूंढना पड़ता? 3.037 को कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ता है। याद ना, ऊपर रेट दे रखी होती है 10, 11, 12, 13, 14, 15, कहीं ना कहीं तो मुझे मिलता नहीं है। नहीं मिलता है एग्जैक्टली तो क्या करते हैं? इंटरपोलेट कर लेते हैं। अब देखिए बताइए आपको कहीं मिल रहा है क्या? ये किस रेट पे मिला है आपको? ये आपको 12% पे 4 साल पे मिल जाएगा। तो कितना आ गया COC मेरा? 12%। और लास्ट क्या निकालना है? NPV। NPV का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो माइनस कर दो, NPV निकलता है। ये कैसे निकलता है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो? अगर हर साल सेम हो तो हम क्या करते हैं? 60,000 मल्टीप्लाई किसे करते हैं? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से। मल्टीप्लाई किसे करते हैं? क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। कितना है क्यूमुलेटिव पी फैक्टर? कौन सा वाला? कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला या IRR वाला? अगर IRR वाला उठाओगे ना, IRR पे तो NPV 0 होता है। ये हमेशा किस पे उठाते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्यूमुलेटिव? 3.037। ये प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो है। इसमें से कैश आउटफ्लो कितना है? 171। 300 लेस कर दो बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में? NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, उसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 67, एक कल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एक ये क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से क्या है? एक है। एक क्वेश्चन में भी आपको और करवाता हूँ जो आपके एग्जाम में क्या है, बहुत बार रिपीट हो रखा है ना, स्पाइरल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रखा है। अच्छा, पहले जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 करवाया ना, 27 का भाई 28 है और क्लियर, वो घर पे कर लो 28। अच्छा, इसके अलावा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो रखा है। आपके इसके अंदर में आपको उसके खूब क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 35, एग्जाम्पल नंबर करो तो बेटर है। एग्जाम्पल में वो इसके अंदर करोगे तो बेटर है। हाँ तो ये कर लो, बात एक ही है। खींच लोगे क्या फोटो? चलो अकल तो आई। क्वेश्चन नंबर बच्चों 35 पर आइए, पेज नंबर 56। क्या दे रखा है? X लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए न्यू मशीन। X कंपनी जो है ना, वो एक नई मशीन को क्या कर रहे हैं? परचेज करने का सोच रहे हैं। विच विल कैरी आउट सम ऑपरेशन एट प्रेजेंट परफॉर्म बाय लेबर। हम कोई ऐसा काम उससे करवाएंगे जो हाल फिलहाल कौन करता है? हमारे यहाँ लेबर करता है। 2 मॉडल अवेलेबल हैं, कौन कौन से? A और B। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट यूजिंग पेबैक पीरियड। एक तो आपको करना क्या है? दोनों का पेबैक पीरियड निकालना है और एक निकालना है क्या चीज़? दोनों का पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? नीचे इसमें 2 बातें और जोड़ लो, 3 बातें और जोड़ लो इसके अंदर। एक तो इसमें लिखो कि ARR भी निकालना है। क्या निकालना है? ARR भी निकालना है। लिख लेना भली, इसमें एक आपको ARR निकालना है, इसमें एक आपको NPV निकालना है और साथ में आपको IRR भी निकालना है। और साथ में ये लिख लेना कि डिस्काउंटिंग रेट क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, हम 10% मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं? 10% की डिस्काउंटिंग रेट पर 10%। देखो आपको इसमें पेबैक और पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी तो निकालना ही निकालना है। साथ में हम क्या करेंगे? 10% की रेट पर NPV भी निकालेंगे। क्लियर है? साथ में इसका ARR भी निकालेंगे और साथ में क्या निकालेंगे? हम इसका IRR भी निकालेंगे। हाँ या ना? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन दे रखा है कि अभी कोई काम हम लेबर से करवाते हैं, हम सोच रहे हैं कि किससे करवा लें?
मशीन से करवा लें। अब नॉर्मली सोच के बताओ, कंपनी में जो काम लेबर करता है उसकी जगह पर अगर हम मशीन लेके आते हैं तो फ़ायदा क्या होगा? क्या फ़ायदा होगा उससे? एक तो लेबर की सैलरी बच जाएगी, लेबर की सैलरी बच जाएगी। भाई एक मशीन 10 लेबर का काम करती है, एक मशीन 10 लेबर का काम करती है, तो इधर मशीन के पैसे जाएंगे तो उधर क्या होगा? लेबर की सैलरी बच जाएगी। दूसरा, काम बढ़िया होगा, लेबर करेगा तो बेसिकली रॉ मटेरियल का वेस्टेज थोड़ा क्या होगा? ज़्यादा होगा। मशीन से कराएंगे तो मटेरियल का वेस्टेज थोड़ा कम होगा। लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं? मशीन पे डैप लगता है, लेबर पे डैप नहीं लगता। मशीन को चलाने के लिए हमें इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिएगा, इनडायरेक्ट लेबर चाहिएगा, डैप लगता है लेबर पे। अकाउंट्स में डैप लगाते हैं, मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ ना, अकाउंट्स में डैप लगता है ना, लेकिन लेबर पे डैप नहीं लगता। डैप का इम्पैक्ट पता है क्या है? डैप लगने से मशीन पर मुझे टैक्स बचता है। मशीन पर डैप लगता है तो मुझे बेनिफिट क्या होता है? टैक्स सेविंग होती है। लेबर पे मैं अकाउंट्स में कोई डैप चार्ज नहीं करता तो मुझे टैक्स सेविंग नहीं होती। इसके अलावा मशीन चलाओगे तो आपको इनडायरेक्ट मटेरियल चाहिएगा। भाई मशीन में पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा, ऑयल लगेगा, लेकिन लेबर में तो कोई पेट्रोल डीजल ऑयल लगता नहीं है। इसके बाद में मशीन की टाइम पे रिपेयर करवानी पड़ती है, लेबर का तो कोई रिपेयर नहीं करना पड़ता। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़ना? मशीन ए की बात करते हैं। मैं मशीन ए कराऊंगा, मशीन बी आप क्या करेंगे? होमवर्क करेंगे। मशीन ए में क्या दे रखा है? मशीन ए की लाइफ कितनी है बच्चों? 5 साल। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 80,000। अब आगे पढ़ना क्या दे रखा है? एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट किस पे आने वाली है? ये मशीन पे आने वाली है बच्चों या लेबर पे आने वाली है? क्योंकि हम मशीन लाने का सोच रहे हैं। एडिशनल का मतलब क्या हो गया? मशीन लाएंगे तो इतने खर्चे बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएगा? एक तो मेंटेनेंस, एक इनडायरेक्ट मटेरियल और सुपरविजन। लेकिन एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप का मतलब क्या होता है? सेविंग इन स्क्रैप का मतलब क्या होता है? लेबर जब माल बनाता है तो उस पर वेस्टेज होती है, लेकिन वही काम मशीन से करवाएंगे तो वेस्टेज थोड़ी कम होगी, कुछ हमें स्क्रैप बच जाएगा। और दूसरा, एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस। मशीन लाएंगे तो लेबर को निकाल देंगे, वेजेस बच जाएगा। कितना? 10 लेबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। हर लेबर की सैलरी कितनी है? 7,200, मतलब कि 72,000 रुपये की हमें क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। एक बात बताइए, इधर मैं 72,000 बचा लूँगा, किस पर? लेबर में 72 बचाऊँगा और 8,000 का स्क्रैप बचा लूँगा, मतलब कि 80,000 से मेरी इनकम बढ़ेगी। एक तो डेफिनेट बात है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो साथ में क्या होगा? फिर टैक्स भी बढ़ेगा। एक तरफ मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, दूसरी तरफ टैक्स जाएगा। तो एक तो मुझे कैश इनफ्लो निकालना है। क्या निकालना है? कैश इनफ्लो निकालना है। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? इनकम माइनस सारे एक्सपेंडिचर, माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस टैक्स। लेकिन डैप को वापस क्या करना पड़ता है बच्चों? ऐड करना पड़ता है, तब जाके क्या निकलता है? कैश इनफ्लो निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन में कैश इनफ्लो निकालते हैं। बताइए, इस प्रोजेक्ट को लगाने से बेनिफिट क्या होगा? सेविंग क्या होने वाली है? सेविंग्स क्या होने वाली है? एक तो सेविंग किस में होने वाली है? वेजेस में। कितनी? 72,000 का वेजेस, और स्क्रैप कितना बचने वाला है? 8,000 का। तो टोटल सेविंग एक तरफ कितनी है, लेकिन दूसरी तरफ बताओ एडिशनल एक्सपेंडिचर कितने हैं? एक तो दे रखा है आपके पास मेंटेनेंस। कितना है मेंटेनेंस? बोलो। 500 पर मंथ है। साल का कितना हो जाएगा बच्चों? 6,000। इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2,000 साल का। और इसके अलावा सुपरविजन कितना है? 3,000। एक क्वार्टर का। क्वार्टर का मतलब आप समझते हैं ना? तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो एक क्वार्टर के 3, तो साल का कितना हो गए? एक डैप और आएगा। कौन सा आएगा? डैप। बताइए डैप का अमाउंट कितना है? बताइए डैप का अमाउंट कितना है? डैप का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है? 80,000। स्क्रैप कितना है? दे रखा है ना 8,000 का स्क्रैप। वो स्क्रैप मशीन वाला नहीं है, वो तो वेस्टेज है जो मशीन को लाने से हमें बच जाएगी, क्योंकि लेबर माल बनाएगा तो वेस्टेज होती है, मैनुअल बनाओगे वेस्टेज होती है, मशीन से वेस्टेज बच जाएगी। वो स्क्रैप नहीं है जानना। तो डैप कितना हो जाएगा? 80,000 बटा 5, 16,000 का स्क्रैप हो जाएगा, डैप हो जाएगा।
वो स्क्रैप कब होता है? वो स्क्रैप कब होता है? लास्ट में होता है। ये स्क्रैप में क्या दे रखा है? सेविंग इन स्क्रैप पर एनम। तो हाँ मान सकते थे, लेकिन अभी तो नहीं मान सकते ना। तेरी बात सही है, अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो कंफ्यूजन होता, लेकिन वो जो होता है ना उसको आप स्क्रैप वैल्यू बोलते हो या सेविंग इन स्क्रैप बोलते हो। जो नॉर्मल मशीन का जो स्क्रैप होता है, जो प्रोजेक्ट के लाइफ में बचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। उसको सेविंग इन स्क्रैप नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। क्लियर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो कितना हुआ, 44,000। इसमें से टैक्स लेस कर दो बच्चों, कितना है टैक्स? 50% है ना, 22,000। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया बच्चों? 22,000। इसमें वापस क्या कर दूंगा? डेप को ऐड बैक, कितना है डेप? 16,000। तो मेरा कैश इनफ्लो कितना हो गया? 38,000 का हो गया मेरा कैश इनफ्लो। जबकि कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों हमारा? कैश आउटफ्लो कितना है बच्चों हमारा? 80,000 का कैश आउटफ्लो है। क्लियर है? हो गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट बोलो क्या है? पे बैक पीरियड निकालना है। कैसे निकालेंगे? 80,000 का आउटफ्लो, 38,000 का पर एनम कैश इनफ्लो, क्या निकल जाएगा? पे बैक पीरियड। सेकंड नंबर क्या निकालना है? पोस्ट पे बैक लाइफ कितनी है इसकी? 5 साल में से ये पे बैक लेस कर देना, बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई करना कितने से? 38,000 से। थर्ड नंबर निकालना है मुझे क्या चीज़? ARR। ARR का मतलब क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला क्या था ARR का? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, याद है ना? इनटू 100, याद होगा आपको। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 22,000। 5 साल का एवरेज कितना होगा? 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 बटा 5, 22 होगा ना, डिवाइडेड बाय एवरेज पे बात करते हो तो 80,000 स्टार्टिंग में लगाए थे, 16 का डेप करते करते एंड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो एवरेज कितना हुआ? 40,000 इंटू 100। और यही अगर ओरिजिनल पे निकालते हो तो 22,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100। आप स्कैनर देखेंगे तो उस पर निकाल रखा है, सॉरी इस पर निकाल रखा है, ओरिजिनल पे निकाल रखा है और नोट में लिखा गया है। बच्चा चाहे तो एवरेज पे निकाल सकता है। क्लियर है? फोर्थ क्या निकालना है आपको? NPV। 10% की रेट मैंने बोला एज्यूम कर लेना, तो NPV कैसे निकालोगे 10% पर? 38,000 मल्टीप्लाई किसे कर देंगे? 10% का जो क्यूमुलेटिव P फैक्टर होता है, तो क्यूमुलेटिव PV फैक्टर कौन सी रेट वाला? 10% का। कितने साल के लिए? लाइफ कितनी है? फॉर 5 ईयर। मल्टीप्लाई कर लेना। इसमें से जो आउटफ्लो कितना है 80,000, वो लेस कर देना, क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास में? NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और लास्ट IRR बताओ कैसे निकलेगा? बोले IRR कैसे निकलेगा? इस गधी ने बोला है बच्चों रेट एज्यूम करेंगे। आप बच्चों सोच के बताइए, कल की क्लास में क्या सिखाया गया था कि हर साल आने वाला पैसा सेम हो तो एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती है। होती है क्या? कल कितने मेथड करवाए गए थे बेटा? 2। पहला मेथड से करोगे या दूसरे मेथड से करोगे बेटा? सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड में क्या बताया गया था आपको? हमने बताया था कि सबसे पहले आप क्या करें, हम एक क्यूमुलेटिव PV फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 80,000 डिवाइड बाय 38,000। ये क्यों निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। IRR का मतलब क्या था? कौन सी रेट? वो डिस्काउंटिंग रेट जिसपे मेरा NPV 0 होगा। NPV कैसे निकालते हैं? कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर दो किसे? अगर हर साल सेम है तो मल्टीप्लाई कर दो किसे? क्यूमुलेटिव PV फैक्टर कौन सा वाला? IRR वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो सम है ना, इसका जो क्या आएगा?
सम है ना वो किसके बराबर होगा, कैश आउटफ्लो के बराबर होगा। हमें ढूंढना क्या है बच्चों, ये ढूंढना है। जिसको ढूंढने का तरीका क्या हो गया, कैश आउटफ्लो में कैश इनफ्लो का डिवाइड करो। कैश आउटफ्लो कितना है तुम्हारा, 80,000 में काम करो, कितने का डिवाइड करो, 38,000 डिवाइड करो। ये डिवाइड करते क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा क्यूमुलेटिव पी फैक्टर। क्या निकल के आएगा, क्यूमुलेटिव पी फैक्टर निकल के आएगा किस रेट पर, IRR पर। तो ये निकल के आता है मेरा क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर किस रेट पर, IRR पर। देखना कितना निकल के आता है, यही आएगा 2.105। अब क्या करना पड़ेगा, इसे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर की टेबल में आपको क्या करना है, ढूंढना है। साइड में लिखा होगा पीरियड, ऊपर लिखा होगा रेट। एक चीज़ पकड़ लो सबसे पहले कि लाइफ कितनी है, तो आपको क्या करना है, फाइंड इन क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर टेबल इन पीरियड कौन सा, 5। देख के बताइए कहाँ मिला, वही नहीं, सही में नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये जो रेट है ना वो 30% से ऊपर जा रहा है। एक्चुअली इसकी जो रेट आएगी ना वो 30% से ऊपर जा रही है, और जो मैंने जो टेबल दे रखी है ना पीछे वो हाईएस्ट 30% तक है। तो आप समझ गए अब करना क्या पड़ेगा आपको, 2.105 ढूंढना है कहाँ पर, 5 में। तो वो जो रेट आएगी ना वो 30% से ऊपर है, तो दो आसपास की रेट उठा लेना, एक दोनों के बीच में होगा वो। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अरे एग्जाम में आपको टेबल और भी आगे दे रखी होगी। मैंने क्या कर रखा है इसमें 30 तक दे रखा है, आगे हालांकि जगह थी मैंने हटा दिया था, मैं कि 30 से ऊपर आता था नहीं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई रेट मिलेगी 31, 32, 33 कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, दो रेट आएगी, एक पे आगे पीछे होगा कहीं ना कहीं, उनको बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। क्लियर है ना बात, इंटरपोलेशन से क्या निकलेगा, तुम्हारा आंसर निकलेगा। मैंने आपको बताया था कि ICAI क्या करता है, उन रेट में पहले NPV निकालता है, देन NPV का क्या करता है, इंटरपोलेशन। हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसी फैक्टर का ही क्या कर देंगे, इंटरपोलेशन कर देंगे। आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, हाँ या ना, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने वो करवाया नहीं अभी तक, जिसमें हर साल कैश इनफ्लो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, वो मेथड मैंने अभी तक आपको करवाया नहीं है, वो तो मैं करवाऊंगा। हाँ अभी 5 मिनट में करवा दूंगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों बात। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है ये आपके स्कैनर में आपको काफ़ी बार मिलेगा, भर भर के मिलेगा। अब वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें हर साल आने वाला कैश इनफ्लो बच्चों कांस्टेंट नहीं होता, उसमें हम देखते हैं कि IRR कैसे निकाला जाएगा। उसको करने का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे पास में है स्पाइरल में, वो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 29। मिल गया, पेज नंबर 53। A firm can make investment in either of the following two project. Firm anticipate its cost of capital कितना 10%, और नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, नेट आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने डेट वापस जोड़ दिया है, आया ना। आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, टैक्स घटाने के बाद डेट वापस जोड़ दिया है। ये कैश इनफ्लो ही आपको दे रखे हैं, इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करना नहीं है, ये क्या है, कैश इनफ्लो ही है। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ ये लिखा होता बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो, तो अगर यहाँ लिखा होता पहले डेट लेस करते फिर टैक्स लेस करते बिफोर टैक्स, अगर यहाँ बिफोर टैक्स कैश फ्लो लिखा होता तो
पहले डेप लेस करते क्या, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो, बिफोर डेप, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि टैक्स से पहले वाले केवल कैश आइटम, टैक्स से पहले वाले केवल कैश आइटम, तो उसमें से पहले नॉन कैश लेस करेंगे, क्यों, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। पहले डेप लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, देन डेप वापस ऐड बैक करेंगे, तब जाके क्या निकल के आता है बच्चों, कैश इनफ्लो। अगर यहाँ क्या लिखा होता, बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो लिखा होता तो क्लियर। अब यहाँ पर लिखा गया है नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, का मतलब क्या हो गया, ये टैक्स एडजस्ट करने के बाद कि कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो कैसे निकलते हैं, डेप ऐड करने के बाद निकलते हैं, मतलब ये डेप वेब एडजस्ट हो चुका है। आपको प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी दे रखा है, फटाफट दे के बताइए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एनपीवी, क्या निकालना है एनपीवी, और साथ में क्या निकालना है आईआरआर। तो पहले प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर। देख के बताइए बच्चों, आपका कैश इनफ्लो और ईयर क्या दे रखा है आपको, देखो जीरो का मतलब होता है अभी, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जीरो का मतलब हमेशा क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, और माइनस का मतलब क्या होता है, जा रहा है, कितना जा रहा है 500, और 1 2 3 4 5 पे क्या लिखा है 85 200 240 220, ये इनफ्लो है। तो कैश इनफ्लो कितना है मेरे पास में, ईयर 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में, कितने हैं बच्चों 85 200 240 220 और 70। पहले इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कराओ। पी फैक्टर क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62, क्या निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये कहलाएगी प्रेजेंट वैल्यू। कैश इनफ्लो माइनस कर देना बच्चों, कैश आउटफ्लो कितना है, ये आ जाएगा एनपीवी। देखना कितना आता है एनपीवी 116 ये बच्चों ने ऑलरेडी कॉपी में निकाल रखा है, क्लियर। अब मुझे साथ में क्या निकालना है, आईआरआर निकालना है। ये तो डेफिनेटली क्लियर है, आईआरआर जो होगा वो इस 10% से ज़्यादा होगा, क्योंकि 10% पे एनपीवी पॉजिटिव है। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट में जो हमने नेट रिटर्न कमाई होगी वो 10% से तो क्या है, ज़्यादा ही होगी। तो 10% से ऊपर जाने के लिए मैं क्या करूं, कोई ऊपर की रेट मुझे क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। सर वैसे कर लो, वो वाला तरीका जो सेकंड मेथड था लास्ट वाले का, वो यहाँ पर एप्लीकेबल, यहाँ पर वही करना पड़ेगा। कोई ना कोई हायर रेट क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए अपने मन की रेट एज्यूम करूँ या क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 रेट दे रखी है 10 और 20। 10 पे हमने निकाला हुआ है, हाँ जी बच्चों 10 पे हमने निकाला हुआ है, हम किस पे निकालेंगे अब 20 पे निकालेंगे। तो यहाँ मैंने पीवी फैक्टर लिए बच्चों किस परसेंट पर, 20 पर। कितने दे रखे हैं 0.83 0.69 58 0.48 0.41। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 85 से 200 से 240 से 220 से और 70 से। इसमें से बाद में 500 माइनस करना, क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास में एनपीवी कितना आ रहा है 9। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो मेरी आईआरआर की जो रेट है ना वो इन दोनों के कहीं बीच में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन। कैसे करता हूँ इंटरपोलेशन, मैं बोलूँगा 10 से ऊपर है प्लस 20 और 10 के बीच में है, मतलब कि जो ये डिफरेंस निकल के आ रहा है ना वो 10% के क्लास इंटरवल में है। 20% माइनस 10% था ये कि मुझे इस 116.35 से कहाँ जाना है, 116.35 से 0 पर, और हुआ ये कि 116.35 से कहाँ माइनस का 17.95 पर। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस इंटरपोलेट करोगे तो क्या निकल कर जाएगी रेट, कितना आ गया ए। अब ऐसा ही कौन है तुम्हारा बी। अब आ जाओ बी पर, चुप रहे, ज्ञान नहीं चाहिए फोकट का। बी पे आओ, बी पे कैश इनफ्लो क्या दे रखा है बच्चों, बोलो बच्चों 480 100 70
30 और 20, ठीक है। देखो यहाँ एनपीवी कितना आ रहा है बी में 101। जब उसका 20% पे निकालेंगे ना तो यू विल शॉक, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है 30। इसका मतलब वो जो रेट होगी वो 20% से भी ज़्यादा है। सर ऐसे याद है, ऐसे हम कितनी बार फिर रेट एज्यूम करेंगे? आप रेट एज्यूम मत करना, इसी पे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? हम एक बार ये मान के चलेंगे जो IRR है ना वो 10 और 20 के बीच में, हम ये मान के चल रहे हैं कि IRR कितना है 10 और 20 के बीच में है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे 10 और 20 के बीच में है। 10 पे कितना है 105.1, इससे जाना है 0 पर, और हुआ ये कि 105.1 से हम कहाँ गए 30.6 पे गए, माइनस का नहीं है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना तो जो रेट निकल के आएगी कितनी आएगी पॉइंट, वो देख लेना 24.1 या 0 से हम निकल के आ जाएगी। तो ये रेट निकल के आ जाएगी। मतलब कि अगर बाई चांस दोनों में पॉजिटिव आ रहा है ना तो डरने का नहीं है बेटा, डरने का नहीं। क्या करना है आपको, जो दे रखा है उसी पे हम क्या कर लेंगे इंटरपोलेट कर लेंगे, हाँ या ना। अब मेरी बात सुनना, 2-3 काम की बातें बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्वेश्चंस होमवर्क करने के लिए। पहली बात तो ये है कि ICAI ने अपने उसमें लिखा था कि जो टैक्स इम्प्लीकेशन के क्वेश्चन हैं वो हम लोग कैपिटल बजटिंग से क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। लेकिन पूछ सकते हैं, गधे हैं हम लोग, करके जाएंगे। मतलब कि ICAI गधे नहीं है, हम गधे हैं। क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन भी आएगा ना तो भी हम क्या बोलेंगे, और टैक्स इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन तो सर ने कटवा दिया था, सर को गले निकालेंगे। क्योंकि हम लोग तो गधे हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता हो तो हम गाली किसको निकाल देते हैं, सर को, कि सर ने नहीं करवाया था। क्योंकि हम हमारा दिमाग का इस्तेमाल तो करते ही नहीं है। एक तो वो क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें टैक्स इम्प्लीकेशन वाले। इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी बातें हैं वो आप समझना। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में हमें फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में भी लगाना पड़ता है। क्वेश्चन में दे रखा हो कि कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाया है, तो प्रोजेक्ट के बिगिनिंग में, जैसे मान लो इस प्रोजेक्ट में 500 रुपये तो यहाँ लगाए और साथ में 20 रुपये मान लो आपने वर्किंग कैपिटल में लगाए हैं, तो हमारे लिए कैश आउटफ्लो कितना हो जाएगा 520। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल में आपने पैसा लगाया है वो वापस आएगा या नहीं आएगा? हम ये मान के चलते हैं वर्किंग कैपिटल में जितना भी प्रोजेक्ट में पैसा ईयर के बिगिनिंग में लगता है वो पैसा प्रोजेक्ट के एंड में आपको 100% रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100% आपको रिलीज हो जाएगा। हम ये मान के चलते हैं। सर क्यों? वर्किंग कैपिटल मीन्स स्टॉक, स्टॉक डेटर में, डेटर से कैश, फिर स्टॉक, डेटर, कैश। ये मान के चलते हैं कि जो पैसा वर्किंग कैपिटल में लगाया जाएगा वो प्रोजेक्ट के एंड में वापस आपको 100% मिल जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में दे रखा होता कि 20 रुपये का वर्किंग कैपिटल भी लग रहा है, तो बताइए क्या होगा? यहाँ हो जाएंगे 520, और जो 20 रुपये हम क्या करेंगे वापस यहाँ पर और ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि वर्किंग कैपिटल का पैसा लास्ट ईयर में क्या होता है 100% रिलीज मान लिया जाएगा। आया ना? पक्का? यहाँ 20 लेंगे, उसके बाद में पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो हम 20 मानेंगे ना, यहाँ तो 20 लेंगे, देन बाद में पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसके भी क्या निकाल लेंगे? परसेंट बिल निकाल लेंगे। हाँ या ना? और दूसरा जो इसमें आता है वो आता है डेप्ट का इम्प्लीकेशन। क्या चीज़ है ये देखना। अब मेरी बात समझना, हमारी जो सेविंग याद होगा जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, उसमें हमारी सेविंग कितनी है 60,000। उसमें हमारे एक्सपेंडिचर कितने थे याद है क्या? देखना बुक खोलना, एक्सपेंडिचर कितने थे उसके अंदर। नहीं, जो अभी क्वेश्चन हमने किया था ना वो मशीन वाला क्वेश्चन जो किया था ना, मशीन वाला, उसमें सेविंग कितनी थी? 80,000 थी। सेविंग क्या थी? 80,000 थी। एक्सपेंडिचर क्या थे बच्चों? 6,001 था, 2,001 था, 6 और 2 8,
और एक 12,000 का और था, कितने हो गए 20। एक्सपेंडिचर थे कितने के, इसके अलावा डेप था कितने का, अबे माताराम 35। 20,000 के ये थे, साथ में क्या था डेप था, कितना था डेप, 16,000 का डेप था, आया ना। और टैक्स था कितना, 50% का टैक्स था। अब आपको कई जगह पर इस तरीके से किया हुआ मिलेगा, कैसे, एक जगह आपको ऐसे मिलेगा 80,000 माइनस 36,000 कितना होता है 44,000 माइनस डेप कितना 22,000 कितना आता है 22,000 प्लस कितना, अरे सही तो लिया है हमने, अच्छा वो टैक्स 22,000, 22,000 डेप वापस जोड़ा कितना 16,000 कितना आया 38,000 का कैश इनफ्लो। कई जगह आपको ऐसे दिया हुआ भी मिलेगा, कैसे, वो बोलेंगे सॉरी 80,000 माइनस 20,000 कितना होता है माइनस 30,000 किस चीज़ के, 80,000 रुपये तो तुम्हारा सेविंग या रेवेन्यू, माइनस केवल लिखा होगा कौन से खर्चे, कैश। इसमें तो मैंने क्या किया, कैश प्लस नॉन कैश दोनों जोड़ दिए। ये क्या करेगा, केवल कैश लेस करेगा, कितने हुए 60, इसमें लेस कर देगा टैक्स कितना कितना हो 30, कितना बच गया। अब ये बोलेगा कि जो ये डेप है, जो नॉन कैश आइटम होता है, हम मनीष खत्री की तरह गधे नहीं हैं, पहले घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, हम एक्सपर्ट हैं, हम डेप लेस नहीं करेंगे। लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो डेप है ये कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम है, बट इट प्रोवाइड्स टैक्स शील्ड, टैक्स बेनिफिट। 16,000 के डेप पर कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको 50%। तो वो क्या करेगा 8,000 रुपये क्या कर देगा यहाँ पर ऐड कर देगा और बोलेगा ये 38,000 हो गया। इसको वो बोलेगा टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग या टैक्स शील्ड ऑन डेप। ये जो टैक्स इम्प्लीकेशन है या जो डेप का इम्प्लीकेशन है वो करने के दो तरीके होते हैं। एक हम जो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, डेप को घटाएं, डेप को वापस ऐड करें गधों की तरह। एक होता है स्मार्ट वर्क कि हम डेप लेस नहीं करेंगे ना डेप ऐड करेंगे, लेकिन जो डेप पे होने वाला आपका जो टैक्स बेनिफिट है ना उसको बाद में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे अलग से। 38,000 क्या निकल के आ जाएगा, दोनों ही केस में आपका सेम आएगा, आया ना। एक इम्प्लीकेशन और है, वो भी डेप का इम्प्लीकेशन है, देखना क्या चीज़ है। बड़े एक छोटी सी बात, क्वेश्चन है आपके पास में, एसेट की कॉस्ट कितनी है, मान लो 80,000, डेप है 20% WDV, स्क्रैप जो वैल्यू है ना वो है 15,000। पहले हमें इसका एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। बताइए बच्चों, पहले साल का डेप कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का डेप कितना हो जाएगा, 80,000 पे 20% कितना होता है 16,000। नेक्स्ट ईयर का डेप कितना होगा 20% ऑन। नेक्स्ट ईयर जो देखो पहले साल का जो डेप लगा है ना वो किस पे लगा है 80,000 पे लगा है, कितना परसेंट 20%। अब जो लगेगा डेप 64,000 पे लगेगा, कितना हो रहा है 12,800। इसको करने का शॉर्टकट तरीका, इस डेप का ही क्या कर दो 80% निकाल दो या 20% माइनस कर दो। अब इस बार इसको 20% माइनस कर दो, अगले साल का डेप निकल जाएगा 10,242
40, अगले साल का डेप बताओ 819, अगले साल का डेप बताओ 655, ये डेप हो गया। हर साल इतना इतना डेप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, टैक्स लेस करने के बाद वापस इस डेप को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। लेकिन लास्ट में स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 15,000, वो स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 15,000 वाली स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में जोड़ देंगे। ये है आम जिंदगी। अब मेंथोस वाली लाइफ, जो हम रेगुलरली बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि जो लास्ट ईयर होगा उसके कैश इनफ्लो में हम क्या कर देंगे, 15,000 रुपये जोड़ देंगे, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति बोलता है। अब हम हमारी बात करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया पहले ये बताओ कि आपने अब तक कितना डेप चार्ज किया है, काउंट करें, बताइए आपने अभी तक कितना डेप चार्ज किया है। 537, 8, हमने इतना डेप चार्ज किया है। कितने की चीज़ थी, 80,000 की चीज़ थी। बताइए WDV कितनी हो गई, ये आप करते हैं। अब इसकी जगह पर मैं आपको एक ऑप्शन और देता हूं, एट एंड ऑफ 5th ईयर इसकी WDV कितनी है, 2621। आपने स्क्रैप कितने में सेल किया, 15,000 में। इस पे आपको क्या होगा, लॉस से क्या होगा, टैक्स बेनिफिट होगा। तो टैक्स सेविंग कितना होगा, टैक्स सेविंग ऑन लॉस कितना है, देखो WDV है 26, लॉस कितना हुआ 11214, उस पर टैक्स मान लो टैक्स दे रखा है कितना परसेंट, 30% दे रखा है, तो टैक्स सेविंग कितना होगा, 30% बताओ कितना होगा, 3633। मुझे बताइए लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में कितना ऐड करूं, बताइए लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में कितना ऐड करूं। स्क्रैप के 15 तो आएंगे ही आएंगे, स्क्रैप के 15 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस ये क्या है, टैक्स सेविंग कितने की, ये भी तो बेनिफिट हमें मिलेगा ना। तो लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में कितना ऐड किया जाएगा बच्चों, 15,000, तो वो प्लस 3364 का टैक्स बेनिफिट, दोनों ऐड किया जाए, हाँ या ना, पक्का। ये आम जिंदगी, ये कंसेप्ट भी क्या एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है कि WDV पर दे रखा है तो हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन नोट में लिखना पड़ेगा इग्नोरिंग, नोट में लिखना पड़ेगा इग्नोरिंग कैपिटल गेन टैक्स। इस सिचुएशन में हमें नोट में लिखना पड़ेगा कि हमने कैपिटल गेन टैक्स को क्या किया है, इग्नोर किया है, लेकिन यहाँ पर हमने कैपिटल गेन टैक्स को क्या किया है, कंसिडर किया है। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल में हल्का सा चेंज कर दूं और मैं बोल दूं कि स्क्रैप जो है ना वो 30,000 रुपये है, तो बताइए क्या होगा, स्क्रैप कितना 30,000 है। अगर इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, सीधा कैश इनफ्लो में कितने ऐड कर देंगे, 30,000, क्या लिख के, इग्नोरिंग कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन अगर मैं कैपिटल गेन टैक्स को कंसिडर करता हूं तो WDV कितनी है, 26,214, स्क्रैप कितने में जा रहा है, 30,000 में। मेरा कैपिटल गेन कितना हो गया, CG समझ, CG कितना हुआ, कितना, इस पे CG टैक्स कितना हो जाएगा, 3786 का कितना परसेंट, 30% कितना होता है, 1136। बताइए लास्ट ईयर में क्या होगा, लास्ट ईयर का जो भी कैश इनफ्लो होगा उसमें क्या करेंगे,
30,000 आएगा, लेकिन दूसरी तरफ 1136 का क्या जाएगा, टैक्स जाएगा। नेट अमाउंट इतना ऐड किया जाएगा। यो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन गो नाउ, दफ़ा हो जाओ। और यहाँ तक हमने कैपिटल बजटिंग किया। पहले क्वेश्चन ले लो थोड़े से होमवर्क, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर देख लेना कि तुमने मेन क्लासेस में किए हुए नहीं किए हुए, देख लेना। मैंने शायद करवा रखे हैं 25, 26, 30, 25, 26, 30। यहाँ है क्लियर। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं कैपिटल गेन के, सॉरी कैपिटल बजटिंग के, इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। अब कल क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेसमेंट डिसीजन। कल क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेसमेंट डिसीजन। इसके अलावा जो मेक और बाई वाले छोटे छोटे पोर्शन, कैपिटल रैशनिंग। कल 3 पोर्शन करेंगे, रिप्लेसमेंट, कैपिटल रैशनिंग और आपके मेक और बाय। परसों की क्लास में हम क्या बात करेंगे, लीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, दफ़ा हो जाओ।